वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स ऑन माय चैनल। सो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, और जितना पोर्शन आपके मतलब अगर यहाँ पे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं तो जितना पोर्शन आपके सिलेबस में है आप वहाँ तक देखेंगे। बाकी और आगे के जितने भी लेक्चर्स रहेंगे वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हैं। ठीक, तो बीएससी फर्स्ट ईयर, यूपीएससी, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सिलेबस यहाँ पे कवर अप करवा रहे हैं। तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, सो आज उसका है लेक्चर नंबर 2। सो टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2। तो अर्लियर लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने बेसिक देखे कि एक्चुअली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, बेसिक कवर किया। सबसे पहले ओडीई प्लस पीडीई की डेफिनेशन को समझा कि अगर ओडीई दे रखा है मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो बेसिकली आप उसको पहचानो कैसे। ठीक है, और अगर पीडीई दे रखा है तो आप पहचानोगे कैसे? समझ रहे हैं? अगर ओडीई दे रखा है, पीडीई दे रखा है तो आप पहचानोगे कैसे, ये मैंने आपको बताया। तो बेसिकली मैंने आपको ओडीई में क्या बताया था? ओडीई में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो आपके होंगे ओडीई। पर ओडीई में एक शर्त, ओडीई में एक यहाँ पे शर्त थी, या यूँ कहे कि ओडीई में एक कंडीशन इंपॉर्टेंट हो गई थी कि ओडीई तब बनेगा जब एकमात्र एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप y और x को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मानते हैं, मतलब हम जनरली क्या होता है कि y को हम डिपेंडेंट मानते हैं, x को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब आपका ये ओडीई के सेगमेंट में जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है तो पीडीई लेके जाएगा। ठीक, तो वो इक्वेशन आपकी पीडीई में होगी जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ओडीई पीडीई को कैसे अलग करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना है इक्वेशन में कि अगर वो एक है तो ओडीई में जाएगा, एक से ज़्यादा है तो पीडीई में जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक हम लोगों ने देख लिए थे। एग्जाम्पल्स डिस्कस किया था हमने, एग्जाम्पल डिस्कस किया था। इसके अलावा छोटा सा एक टॉपिक भी देखा था कि एक्चुअली ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि ऑर्डर तो आप कभी भी पहचान लोगे। ठीक है, ऑर्डर तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जहाँ पे डिस्कस किए थे ऑर्डर और डिग्री को लेके। पर डिग्री क्या होता है कि डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती है, तो आपको डिग्री चेक करना होता है। तो जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज़ सबसे पहले लेक्चर 1 जाके देख के आओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर 1 का कहते हैं कि उसका लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक प्लेलिस्ट है जो कि पब्लिक की, ठीक है, प्राइवेट मैंने नहीं किया है उसको, तो आप सभी लोग देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट पे जाके भी आप स्टार्टिंग से चीज़ें देख सकते हो। तो ये सब कुछ लेक्चर 1 में था। तो जिसको ओडीई का ओ भी नहीं पता है, ठीक है, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी नहीं आता है, वो ये लेक्चर 1 देख सकता है। उसको ये आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली मैथमेटिक्स में ओडीई नाम की चीज़ क्या होती है। ठीक, तो जिसको जिसको टफ लगता है वो लेक्चर 1 देख के आए, और जिसको बेसिक पता है ओडीई पीडीई क्या होता है ये पता है, एग्जाम्पल्स उन्होंने देख रखे हैं, लगा रखे हैं, ऑर्डर डिग्री वो निकाल लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहचान लिए हैं लेक्चर 1 में कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होती हैं, ऐसे दिखती हैं। तो आज हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है या क्या कैसे निकाल सकते हैं इसकी बात करेंगे। ठीक, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है, हम उसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसे अगर आपके पास एग्जाम में आ गया कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे। तो आज हमारा टॉपिक वही है कि सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं या सॉल्यूशन हम कैसे देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो अभी आप अगर इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी फिलहाल पीडीई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोगों को पढ़ना है ओडीई। ठीक,
क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लास 12 में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली ओडीई की चर्चा कर रहे हैं, तो पीडीई का भी फिलहाल हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, पीडीई के बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो जहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये बेसिकली ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ओडीई है, ठीक। तो ओडीई और डी एक ही चीज़ हो गई अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अभी हम लोग ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में, ठीक। यहाँ पे कोई पीडी नहीं आएगा, ओके। पीडी के लिए हम लोग अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को, पीडी के लेक्चर्स आपको बाद में मिलेंगे। पहले हम लोग ओडीई कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो वही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब मैं बार बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखूंगा। तो जहाँ जहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको बस यही मान के चलना है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी बात हो चुकी है, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ कि एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है, तो आप इसको लिख लीजिए। अ कर्व और अ फंक्शन, अ कर्व और अ फंक्शन, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल से दिख रहा है। अ कर्व और अ फंक्शन इज सेड टू बी, एक मिनट, ओके। अ कर्व और अ फंक्शन इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन, ठीक। अ कर्व और अ फंक्शन इज सेड टू बी अ सॉल्यूशन of some given ODE if it satisfies that ODE, ठीक। शॉर्टकट से सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बताना चाहा है कि बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक, समझ रहे हैं। तो एक ऐसा कर्व या एक ऐसा कोई फंक्शन गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा अगर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक। जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अगर आपको किसी गिवन ओडीई का सॉल्यूशन निकालना है, या अगर हम किसी ओडीई की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या बन सकता है, सॉल्यूशन जो भी होगा वो उस गिवन ओडीई को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट इस जैसे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री में जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, उस लाइन पे, ठीक है, उस लाइन पे अगर ये कोई एक पॉइंट हम जनरल ले लेते हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि हाँ ये एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन ये है, और आप ये बताओ कि ये पॉइंट इस लाइन पे है कि नहीं, ठीक, या ये पॉइंट जो है उस लाइन को सेटिस्फाई करता भी है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, आप ये चेक करते हो कि जो भी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, वरना नहीं लाई करेगा, वरना वो, ठीक है। तो कहानी वही है। तो ओडीई का अगर आपको सोल्यूशन यहाँ पे देखना है, तो वो सोल्यूशन उस ओडीई को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि हाँ ये सोल्यूशन ऐसा होता है, या सोल्यूशन को हम ऐसा बोल सकते हैं ओडीई को। अगर हमें मैथमेटिकली देखना है या मैथमेटिकली बताना है कि सॉल्यूशन को हम कैसे लिखें या इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखें, तो मैथमेटिकली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जो किताबों में लिखा जाता है, द कंटिन्यूअस फंक्शन लेट्स सपोज u इज इक्वल टू ux, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो भी आपको सॉल्यूशन होगा ओडीई का वो भी एक फंक्शन ही होगा, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ द, अभी हम लोग सॉल्यूशन, जब अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब आपको बताएंगे कि हाँ देखिए ये सॉल्यूशन ऐसा कुछ होता है। अभी फिलहाल हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेशन को समझिए।
इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसको जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली सॉल्यूशन हम किसे कह रहे हैं, तो अभी हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन u इज इक्वल टू ux इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सपोज आपकी कुछ इस टाइप की है, एक्स वाई, एक्स उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ले सपोज nth डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा फंक्शन है, उसमें x भी है, y भी है और उसके डेरिवेटिव्स भी हैं, इज इक्वल टू 0। और अगर कोई इक्वेशन है तो इक्वलिटी का सिंबल होना चाहिए, तो इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से दिखती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होने चाहिए, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको दिख भी रहे हैं, तो इन सब की बात हम लोग कर ही चुके हैं। ऑन द इंटरवल i, तो द कंटिन्यूअस फंक्शन ux, ये आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, प्रोवाइडेड, ये आपको लिखना है, डेफिनेशन है ये, प्रोवाइडेड द डेरिवेटिव्स u डैश u डबल डैश डॉट 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 u का अनदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन i एंड x u डैश u डबल डैश un is equal to 0 for all x in i। तो जो मैंने अभी ऊपर लिखा है कि सॉल्यूशन किसी ओडी का क्या होगा, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेट्स सपोज ये अगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखी थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम क्या मान के चल रहे हैं, ux या u, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन u इसका सॉल्यूशन है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x u डैश u डबल डैश, मतलब जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे क्या आ गया, u आ गया। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जिसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसके डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एंड ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू i या फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू दैट इंटरवल। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे कि u जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां से क्या बोलोगे, v में से u इज इक्वल टू ux satisfy the given differential equation। अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं तब समझेंगे, satisfy the given differential equation, ठीक, ठीक है। तो ये हो गई डिफरेंशियल की कहानी। अब हम लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि बिना, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल तो हमें लेना ही पड़ेगा। जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कह रहे हैं कि शो करिए वाई एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पे कांस्टेंट है cos 3x, b यहाँ पे साइन आएगा sin 3x, b भी कांस्टेंट है, इज अ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन of differential equation y double dash plus 9y is equal to 0। ठीक, अच्छा, जो अभी ये लेक्चर देख रहा है, फिलहाल मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको ये सब पता है कि y डबल डैश क्या होता है, y डैश क्या होता है, या इसको बेसिकली बोलते हैं y प्राइम, ठीक है, जहाँ पे ये नोटेशन आता है उसे हम बोलते हैं प्राइम नोटेशन, हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ कि उसको ये सब पता है, ठीक।
वाई डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब ये सेकंड ऑर्डर का है, वो अगर सिंगल डैश है तो फर्स्ट ऑर्डर का है। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। और रही बात अब ये फैमिली वगैरह क्या आ गया है बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी बेसिकली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझना था, तो हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखी है, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कंडीशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें ये कह रहे हैं कि ये जो ये दे रखा है यहाँ पे, ये yx इज इक्वल टू a cos 3x प्लस b sin 3x, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है और हमें ये कह रहा है कि आप इसको शो करिए। तो कैसे करेंगे बताइए? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो ठीक है, बहुत आसान है। क्या दिया है, गिवन y इज इक्वल टू a cos 3x प्लस b sin 3x, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में, और कह रहे हैं कि ये इसका क्या होगा, मतलब जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, देखो ये सॉल्यूशन हमें शो करना है, बट यहाँ पे एक ये कांस्टेंट आ रहा है, एक ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। कितने कांस्टेंट आ रहे हैं आपके पास, एक ये वाला कांस्टेंट आ रहा है, एक ये वाला कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर जितनी बार कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, जितनी बार कांस्टेंट आ रहा है उतनी ही बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट तो ये है और दूसरा कांस्टेंट ये है, मतलब दो कांस्टेंट आ रहे हैं, तो हमें कम से कम 2 बार सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक बार और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि दो कांस्टेंट है, और अगर एक ही कांस्टेंट होता तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो यहाँ पे ए और मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो ए और बी हैं वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंस देयर आर टू कांस्टेंट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन या इन दिस सॉल्यूशन, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x, ठीक, माइनस का sin 3x और 3x का दोबारा होगा विच इज 3। b भी कांस्टेंट है, sin 3x का cos 3x हो जाएगा और 3x का दोबारा होगा विच इज 3। तो हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया -3a sin 3x प्लस 3b cos 3x, ठीक, मिल गया ये आपको। तो अभी हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, 1 टाइम, ठीक है। अभी सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, क्यों 2 बार करोगे मैंने बताया है, क्योंकि 2 कांस्टेंट प्रेजेंट है। अगर एक ही कांस्टेंट प्रेजेंट होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग इसको एक ही बार करते डिफरेंशिएट। चूंकि 2 कांस्टेंट प्रेजेंट है तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एक बार अभी हमें और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लेट्स डू, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो y डबल डैश आ जाएगा। अब क्या होगा, -3a कांस्टेंट है, sin 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा और 3x का दोबारा होगा 3 प्लस 3b कांस्टेंट है, cos 3x का हो जाएगा माइनस का sin 3x और 3x का दोबारा होगा 3। तो आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपके पास आ गया y डबल डैश, यह आ गया माइनस का 9a cos 3x, यह आ गया माइनस का 9b sin 3x, ओके, यू विल गेट या यू विल गॉट दिस। अब हम क्या करेंगे, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, अब 2 ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 2 ही कांस्टेंट प्रेजेंट थे, ठीक है। अभी हम आगे जब फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ बस आप उसको ध्यान दो। माइनस का 9 में कॉमन ले सकता हूँ,
और जैसे मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा a cos 3x प्लस b sin 3x। ठीक, यहाँ पे y डबल डैश चल रहा है, यहाँ पे -9 मैंने कॉमन ले लिया था। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे है a cos 3x प्लस b sin 3x, ये था क्या? a cos 3x प्लस b sin 3x किसके बराबर था? y के बराबर था। तो यहाँ पे आ गया y। ठीक, और जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? y डबल डैश प्लस 9y और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन में दे रखी थी। देखो क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी वो कुछ इस टाइप की है, और अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने उस सॉल्यूशन की मदद से निकाली है वो भी कुछ इसी टाइप की है। ठीक है, मतलब सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? ये है। ठीक, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यही है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आप अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लीजिए कुछ इसी टाइप की दे रखी है d2y/dx²। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक, तो आपको करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। ठीक, आपको करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। ठीक, कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको कह रहा है कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, आप उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन वगैरह करने पड़ेंगे, मेथड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। मेथड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स के थ्रू और इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो अब आप लोग का सवाल ये रहेगा कि भाई साहब या सर आपने तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन किया है, तो देखो हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है निकाला है। ठीक, हमने यहाँ पे भी फिलहाल जो ये वाला क्वेश्चन हमने लिया था, ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है निकाला है। हमने ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये उसका सॉल्यूशन है, ये पहले से ही कह रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है। हमें बस शो करना था, हमें क्या करना था? हमें शो करना था। तो अगर आपको शो करना है, मतलब अगर आपको ये शो करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा, वो सॉल्यूशन को अगर आपको शो करना है कि हाँ वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आपको उस सॉल्यूशन को पकड़ना पड़ेगा, जो भी सॉल्यूशन को आपको शो करना है उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कैसे कितने कांस्टेंट हैं, जितनी बार कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर आपको कुछ मतलब आपको जो भी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब आपको वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी अगर वो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, अगर वो उसका सॉल्यूशन होगा तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस एग्जांपल में हमें ये इस एग्जांपल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोला था, शो करने को बोला था। तो शो करने वाला प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया होता इस एग्जांपल में और बोलता कि निकालो, तो हम इंडिकेट करके निकाल लेते। ठीक है, अब देखो आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी आप लोग सेकेंड लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, अभी आप लोग सेकेंड लेक्चर देख रहे हो, अभी आप बस बने रहो। ठीक है, अभी आप बस इस प्लेलिस्ट पे बने रहो, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि ओडी क्या होती है, और ओडी में आपको आगे फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में, चाहे आप थर्ड ईयर। ठीक, तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लिया, चाहे इस पूरे चैप्टर को पूरा देख लिया मुझसे, तो पूरे बीएससी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ और क्वेश्चन में भर भर के करवाऊँगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट हाँ अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो शायद आपको प्रॉपर अभी समझ में ना आ रहा हो। अगर और ये उसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा जिसने 12th में नहीं पढ़ा है। जिसने 12th में पढ़ा है अभी तक उसको समझ में आ रहा हो। जो 12th में ओडी पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, 12th में होता है ना एनसीईआरटी में, तो जिसने पढ़ा है अभी तक तो फिलहाल उसको समझ में आ रहा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसको ही प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अभी लेक्चर 2 है,
अभी जो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझो, ठीक है। कहीं रफली नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, और डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लो। 2 लेक्चर मुझे और दो, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 लेक्चर और दो, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सपोज ऐसी दे रखी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है तो भी इंटीग्रेट हमारे पास मेथड से हम इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। और अगर हमें शो करना है कि हाँ कोई सॉल्यूशन दिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमें शो करना है कि हाँ वो उसका सॉल्यूशन है, तो प्रोसेस वैसा है जो अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया, कुछ देर पहले बताया, ठीक है। अब यहाँ पे एक खास बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक खास बात है, थोड़ा सा हम लोग और प्रैक्टिकल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और प्रैक्टिकल जाते हैं। अगर आप अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल जाते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ताकि आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। आप थोड़ा टाइम लेंगे बट आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है प्रॉपर समझा के जाएंगे। y इज इक्वल टू माइनस का x/2, ठीक। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ बस आप ध्यान से देखो, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को आप तब तक मत लिखना जब तक मैं समझाना दूँ, ठीक। तो पहले मुझे समझाने दो फिर आप लिख लेना, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा, नोट डाउन कर लेना, या आप लोग वीडियो पॉज करके भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लें। y इज इक्वल टू माइनस x/2 सेटिस्फाइज, अब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सॉल्यूशन क्या होता है। सेटिस्फाइज y इज इक्वल टू x dy/dx। क्या लिखा मैंने बताओ, ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है या एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडीई है। मैंने बोला कि y इज इक्वल टू माइनस x/2 इसका सॉल्यूशन है, मतलब y इज इक्वल टू माइनस x/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस ओडीई को y इज इक्वल टू माइनस x/2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू माइनस x/2 इसका सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन होगा, मैंने ऊपर बताया है। y इज इक्वल टू माइनस x/2 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस ओडीई, ठीक। y इज इक्वल टू माइनस x/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस ओडीई। लेकिन कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? हमने तो चेक ही नहीं किया, मैंने तो बोल दिया, मैंने लिखवा दिया कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। आइए चेक करते हैं। सिंस y इज इक्वल टू माइनस x/2, ठीक, ये सॉल्यूशन है इसका। तो अब मैंने क्या बोला है बताओ, मैंने क्या बोला है कि अगर आपको ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने इसको अगर डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आएगा dy/dx, और इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1/2। समझ में आया? ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू माइनस x/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब y इज इक्वल टू माइनस x/2 इसका सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ पे इसको शो करना है कि हाँ कैसे सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन कैसे हो गया। तो मैंने इसको जब डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ गया dy/dx, और राइट हैंड साइड में भी हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हम दोनों साइड करेंगे, इक्वेशन है। तो इधर करूंगा मैं x की तरफ, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे तो x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो विच इज या यू विल गेट माइनस का 1/2। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गया dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/2। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब आप इस ओडी को देखो, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो आपको ध्यान से देखना है, सी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे नजर डालिए, ठीक। इक्वेशन 1 पे नजर डालो, ठीक है। आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, y। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है y, ठीक। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, y है, ओके। इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे क्या है फ्रेंड्स? बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं मैं,
बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ कि हाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, राइट हैंड साइड पे ये है। ठीक, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे y है और इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, y की वैल्यू क्या है, माइनस का x/2, हम कह रहे हैं सोल्यूशन है, तो y की वैल्यू भाई साहब है माइनस का x/2 और dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी माइनस का 1/2। तो राइट हैंड साइड पे मैं क्या लिखूंगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देता हूं माइनस का 1/2, जो मुझे इसी सोल्यूशन से मिली है। ठीक है, जो मुझे इसी सोल्यूशन से मिली है, जिसको हम इस ओडी का सोल्यूशन कह रहे हैं। तो डिवाइड बाई डी एक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 1/2 आता है और जैसे मैं राइट हैंड साइड पे रखता हूं तो ये हो जाएगा x यानी माइनस का x/2। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे क्या है, अगर आप देखो लेफ्ट हैंड राइट y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से अगर आप इक्वेशन 1 को देखो तो y बराबर क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है और y की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है तो माइनस का x/2 और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को भी सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस का x/2। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, क्या अभी भी किसी को भी समझ में नहीं आया कि सॉल्यूशन हम कैसे पता कर सकते हैं, या अगर ये सॉल्यूशन दे रखा है किसी ओडी का तो हम कैसे इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं, क्या अभी भी किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, मुझे मतलब जिसको जो समझ में आ गया वो इस टाइम स्टैम्प पे या इस टाइम लाइन पे मुझे कमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं आपको अभी लाइव तो हूँ नहीं, तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप सच्ची सच्ची में आप कमेंट करोगे कि हाँ समझ में आया। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और मैं कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस x/2 इसका सोल्यूशन है, तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ देखो इस ओडी का सोल्यूशन ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इस सॉल्यूशन का या इस ओडी का जो सॉल्यूशन है हम कह रहे हैं कि y बराबर माइनस x/2 होगा तो हमेशा यही होगा, जरूरी नहीं है। जैसे इस ओडी का सॉल्यूशन y बराबर 5x भी हो सकता है। ठीक है, जो गिवन ओडी है y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसका सॉल्यूशन जो है y बराबर 5x भी होगा, 5x, क्योंकि ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लेना, जैसे मैंने ये सेटिस्फाई करवाया है आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये सेटिस्फाई करवाया है माइनस का x/2, ठीक, वैसे ही 5x भी सेटिस्फाई करेगा, वैसे ही सेम टू सेम 5x भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। ठीक, और y बराबर 5x अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या y बराबर mx भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, तो अगर y बराबर 5x कर सकता है, y बराबर माइनस का x/2 कर सकता है, तो y बराबर mx क्यों नहीं कर सकता है, y बराबर mx भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस ODE का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको दे देता हूं कि एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि आपको आइडिया रहे। तो और एग्जांपल लिखते जाइए। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल करवाया, एक ये वाला, एक पिछला वाला। पिछला वाला जो पहला वाला एग्जांपल था वो बुक में दिया था, और जो ये वाला एग्जांपल था वो किसी बुक में नहीं दिया था, तो मैंने करवा दिया अपने से। अब थोड़ा सा हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो और एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल 3 लिखिए। क्या लिखेंगे आप लोग कि y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ये होमवर्क है या अपने यहाँ सेल्फ मतलब डू इट योर सेल्फ, ठीक है, डू बाय योर सेल्फ टास्क है जो आपको खुद से सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि मैंने अभी 2 एग्जांपल आपको सेटिस्फाई करवा के दिखाए कि कैसे हाँ ये जो सॉल्यूशन है गिवन ओडी का सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो आपको अब ये जो आगे मैं लिखवा रहा हूँ आपको खुद से ट्राई करना है कि हाँ एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जिसे जिसे नहीं होगा प्लीज़ कमेंट कर देंगे, हम उनको बता देंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेटिस्फाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये जो है उसका सोल्यूशन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यू हैव टू चेक इट, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो आप अपने रफ कॉपी में जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे आप इसको चेक करके देख लो, ठीक। और चूंकि सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन ODE, ठीक, गिवन ODE या दिस ODE जो ऊपर दिया हुआ है। समझ में आ गया? ठीक, तो ये आप लोग घर पे ट्राई करो, अपने से ट्राई करो कि हाँ ये जो y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक। और अभी मैंने जो करवाया है y बराबर 5x वाला भी होगा, जो मैंने बताया यहाँ पे कि इस ODE का ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी आप लोग घर पे ट्राई करो, ठीक। जैसे मैंने आपको y बराबर माइनस एक्स अपॉन 2 का दिखाया है कि हाँ सॉल्यूशन बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे ही 5x भी करेगा, mx भी करेगा, तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब आप ट्राई करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप पढ़ रहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप्स है, ODE PDE। तो वैसे ही जब आप ODE पढ़ते हो तो वहाँ पे, या PDE पढ़ते हो तो वहाँ पे भी जो उसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखा है, कोई भी इक्वेशन दे रखा होता है, तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालते हो। तो अगर ODE दे रखा है तो ODE को भी आप सॉल्व करके सॉल्यूशन ही निकालोगे। पूरा मकसद यानी पूरा जो मेन फोकस है वो इस चैप्टर का यही है कि आपको ODE को सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ODE के सॉल्यूशन होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। तो कुछ अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, ठीक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले होता है जनरल सॉल्यूशन, तो एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक। तो वन टाइप इज जनरल सॉल्यूशन। अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन। एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करने होते हैं ODE में, कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल इसकी हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। पहले हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। तो लेट्स सपोज आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे रखी है, जैसे सपोज nth ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आपके प्रेजेंट हैं, तो ये आपकी एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पार्टिकुलर कह रहे हैं, जनरल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं, बार बार पार्टिकुलर में बोल दे रहा हूं। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज 1। तो अ सॉल्यूशन ऑफ 1 containing
containing arbitrary constant, containing an arbitrary, क्योंकि nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो containing an arbitrary constant, ठीक, containing an arbitrary constant is called a general solution. तो जनरल सोल्यूशन किसे कहते हैं? तो जनरल सोल्यूशन हम कहते हैं कि अगर ओडी दे रखी है, ठीक, जैसे यहाँ पे nth ऑर्डर की ओडी दे रखी है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम जनरल सोल्यूशन तब कहेंगे जब वो क्या कंटेन करेगा, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करेगा, ठीक। जैसे मैं आपको पहले वाले एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, कहाँ गया, सी दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या खास बात थी जरा देखो, यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 2 ऑर्डर का, ठीक। y डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, ठीक। और अभी मैंने क्या लिखवाया कि अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में nth ऑर्डर तक का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, n, ठीक। अगर दो ही ऑर्डर डेरिवेटिव दो ही यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं y के, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कांस्टेंट कितने होते हैं आर्बिट्रेरी, 2, ठीक। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है यहाँ पे। तो अगर सपोज यहाँ पे आपके पास सिर्फ इतना ही प्रेजेंट होता, हम लोग nth डेरिवेटिव तक नहीं जाते, डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ दो ही ऑर्डर के डेरिवेटिव प्रेजेंट होते, ठीक है, 2 ऑर्डर तक के, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं सॉल्यूशन में, 2। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं सॉल्यूशन में, 2, समझ रहे हैं। और अगर हम लोग थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव तक भी चले जाते, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं सॉल्यूशन में, 3। और अगर आप पहला वाला एग्जांपल देखो, तो पहले वाले एग्जांपल में कितने ऑर्डर तक कितना ऑर्डर प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो कितना है, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है कितना है, 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हमें देखना होता है हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था, ये, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था वो ये आया था, हमने सेटिस्फाई किया था, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने सेटिस्फाई करवाया था, हमने शो किया था। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, और इसमें 2 और इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, तो कितने कांस्टेंट है यहाँ पे आपके पास, 1 और 2। तो आपको जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2। आपको जनरल सॉल्यूशन में, ये आपकी जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक, ये जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट प्रेजेंट है आर्बिट्रेरी, 2, मतलब ए और बी कांस्टेंट है और ये आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है कि ए की जगह पे 5 होगा या बी की जगह पे 2 होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ए और बी आपके क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे 2 ऑर्डर तक का डेरिवेटिव प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहानी वही चल रही है कि अगर सपोज ये आपके पास ओडीई है, या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा क्या होगा कि जब आप उसके जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक। जब आप उसके जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे या आप कहोगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक। तो अब सवाल होता है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, a solution of one obtained from, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपका होगा वो जनरल सॉल्यूशन से आएगा, ठीक।
पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है वो आपका जनरल सोल्यूशन से ही आता है, ठीक है। मतलब ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। जैसे अभी था, क्या था, जो पहला वाला एग्जांपल था कि y बराबर a cos 3x प्लस b sin 3x, वो क्या था, वो आपका जनरल सोल्यूशन था। अब मैं वहीं पे अगर a और b की वैल्यू असाइन कर दूँ, जैसे a की वैल्यू मैं कर दूँ -2, b की वैल्यू मैं कह दूँ 3। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, अगर मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गया, देखो ये था आपके पास y बराबर a cos 3x प्लस b sin 3x, ये क्या था, ये जनरल सोल्यूशन है। अगर मैं यहीं पे a की वैल्यू कह दूँ कि -2 होगी, b की वैल्यू होगी 3, ले सपोज कुछ भी कर सकते हैं, a और b कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं एक पार्टिकुलर वैल्यू आसानी कर दूँ कि a की वैल्यू -2 होगी, b की वैल्यू -3 होगी, तो ऐसा क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, y बराबर -2 cos 3x प्लस 3 sin 3x, a और b की वैल्यू हमने असाइन कर दी, समझ रहे हैं। तो जनरल सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन से हमने क्या किया, जनरल सोल्यूशन से हमने एक पार्टिकुलर सोल्यूशन बना दिया। कैसे बना दिया, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे थे उनकी एक पार्टिकुलर वैल्यू को असाइन करके एक पार्टिकुलर सोल्यूशन बना दिया। तो जो पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन से ही ऑब्टेन किया जाएगा, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, समझ में आया। तो अ सॉल्यूशन ऑफ वन का जो सॉल्यूशन है, अगर जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन ऑफ वन बाय गिविंग या असाइनिंग particular values to one or more of the n, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, हमें नहीं पता कितने होंगे, ठीक है, पर जितने भी होंगे, सपोज यहाँ पे अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सभी n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दीजिए या कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे दे दीजिए, तो जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा फंडा है। तो पार्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उन n मतलब जितने भी होंगे, 2 है कांस्टेंट, 3 है कांस्टेंट, 4 है कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है, अगर आप उनको पार्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दोगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में गिने जाएंगे। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका कहाँ से आएगा, जनरल सॉल्यूशन से ही आएगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन से ही आएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। आराम से बताया हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वो फील पूरी तरीके से अपने आप को फील करे और आसानी से वो कमेंट में पूछ सकता है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, ठीक, तो हम उसको यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सॉल्यूशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो मैंने लिखवा दी है, ठीक। जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, उन्हीं कांस्टेंट को जब मैं कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दूंगा तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में गिने जाएंगे। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका कहाँ से आएगा, जनरल सॉल्यूशन से ही आएगा, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन से आएगा। तो ये कहानी थी किसकी, ये कहानी थी एक आपकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की जो मैंने ये कहानी थी आपकी जनरल सॉल्यूशन की जो मैंने अभी आपको बताया, और एक कहानी थी आपकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की जो भी मैंने आपको बता दी। अब एक और सॉल्यूशन बच गया है कि हाँ ओडी में एक टाइप का सॉल्यूशन और बच गया है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि चल क्या रहा है, ठीक। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो हम निकाल लेंगे, फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, जनरल से पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे, बट व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, ये क्या होता है, इसको लिखिए। सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको भी लिख लीजिए। हालांकि इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से डिस्कस करेंगे, बट अभी इसकी आप डेफिनेशन लिख लो। ऐसा सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विच कैन नॉट, अब जो 12th में पढ़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जो नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत हो रही होगी, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। एनी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो आपका जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन हो रहा है,
बट ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से हम नहीं निकाल सकते, ठीक, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन भी ओडी का हो सकता है जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिल रहा हो, ठीक है, वो एक अलग ही सॉल्यूशन हो। और चूंकि हम उसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो पक्का ओडी को सेटिस्फाई कर ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करता है, तो जनरल सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करेगा ओडी को। पार्टिकुलर का सॉल्यूशन भी हम उसी से निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन से, वो भी सेटिस्फाई करेगा ओडी को। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन हम क्या कह रहे हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन आपका जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो रहा है, ठीक। एनी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन इज द सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक, इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन ओडी का जो ओडी को सेटिस्फाई कर रहा है पर वो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है, ना तो वो जनरल सॉल्यूशन है ना तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, वो एक अलग टाइप का सॉल्यूशन है विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन। और ये ओडी को सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो सॉल्यूशन है, तो ये तो ओडी को सेटिस्फाई कर रहा है और सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक। क्योंकि अगर ओडी दे रखा है उसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो हो सकता है जनरल सॉल्यूशन हो, ठीक। अगर हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन कहाँ पे आया, तो जरा देखो कि अगर सपोज मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कुछ इस टाइप की कि dy/dx का होल स्क्वायर, लेट्स सपोज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास 4y है, ठीक। तो अभी मैं आपको पार्टिकुलरली मैंने अभी आपको बताया नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताया हूँ। और इस लेक्चर में भी मैं आपको सिर्फ यही बताया हूँ कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और अगर उसका सॉल्यूशन दे रखा है तो ये जो सॉल्यूशन जो इस गिवन ओडी का है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या इस गिवन ओडी का वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे शो करते हैं हम, ठीक, कि जो सॉल्यूशन आपका गिवन ओडी का दे रखा है वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, सेटिस्फाई करता है। तो हमने बस इस लेक्चर में उसको शो करना सीखा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है हम उसको कैसे शो करेंगे या कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालूंगा, कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा फिर सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर उसमें से मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जनरल है कि कौन सा आर्बिट्रेरी है, ये सब अभी मैंने आपको नहीं बताया। तो अगर मैंने अभी आपको ये नहीं बताया तो अभी आपको टेंशन भी नहीं लेना है, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही आपको समझना है, ठीक, क्योंकि मैं भी आगे बताऊँगा। बट लेट्स सपोज मैं भी आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक, तो कोई टेंशन नहीं लेगा, या एक काम बताया हम इसको सॉल्व ही नहीं करते हैं वरना आप लोग कन्फ्यूज आओगे, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में आएगा कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो वो कमेंट करेगा। तो अगर हमें इसको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ना ही है, यानी अगले लेक्चर में हमको देखना ही है, तो फिर अगले लेक्चर के लिए रुक जाते हैं। लेट्स सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बताऊंगा मैं आगे, कैसे सॉल्व होगा ये मैं आगे बताऊंगा, अभी तो वो टॉपिक ही नहीं आया है क्योंकि वो आगे है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके जब इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, जहां पे C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं C की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दूं तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। C की वैल्यू मैं यहाँ पे -2 कर दूं, 2 कर दूं, आपकी मर्जी जो भी लेना है, ठीक। C कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख लो, ठीक, वो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा 100%, ठीक। C की वैल्यू 1 रख लो, 0 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, माइनस में रख लो, ठीक है, रेशनल नंबर रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक। तो वो आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। पर अगर आपका सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे C क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अगर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो जनरल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब मैं इसको सॉल्व किया तो सपोज ये सॉल्यूशन आया है, अभी कैसे आया है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए कि कैसे ये आ गया।
कैसे आ गया हम बताएंगे आपको, ठीक। बट अभी आप ये समझो कि सोल्यूशन होते क्या हैं, कितने टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन है ये, तो जनरल सोल्यूशन है, इसी से मैं पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालूंगा। जैसे मैं सी की वैल्यू रखूंगा, सी की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, ठीक है, कोई भी नंबर रख लो, मैंने बोला, तो वो आपका होगा पार्टिकुलर सोल्यूशन, वो आपका क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। अभी क्या आया है, अभी जनरल सोल्यूशन आया है, अभी जो आया है वो जनरल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, और डिफिनेशन में भी ये लिख रहा है कंटेनिंग एर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज जनरल सोल्यूशन। जो एर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन किए हुए हैं वही जनरल सोल्यूशन है। तो ये जो भी मैंने निकाला है दैट इज जनरल सोल्यूशन। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज सिंगुलर सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो ना तो जनरल है ना पार्टिकुलर है, वो सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो लेट्स सपोज कि yx इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक सोल्यूशन बनाया जी, आपका मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक। ये आपका क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है। किसका? गिवन ओडीई का। कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? तो आप देख लो, y बराबर 0 जैसे आप इसमें सेटिस्फाई करवाओगे, ठीक, y बराबर 0 जब आप इसमें सेटिस्फाई करवाओगे या इस पर पुटअप करोगे तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसा भी हम लोगों ने देखा था ना लेक्चर एग्जाम्पल नंबर 2 में, स्टार्टिंग के एग्जाम्पल नंबर 2 में, कि y बराबर माइनस का x/2 उसको सेटिस्फाई करा था, वैसे ही, ठीक है। वैसे ही आप जब y बराबर 0 जब आप इसमें चेक करोगे तो y बराबर 0 आपका ये जो सॉल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि y बराबर 0 ना तो आपका जनरल सोल्यूशन है और ना ही आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप जनरल सोल्यूशन को ध्यान से देखो तो ये है y बराबर x माइनस सी के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो आएगा, तो चाहे मैं x को 0 ही रख दिया, ठीक है, अगर मैं x को 0 ही रख दूं तो यहाँ पे c बच जाएगा, ठीक, यहाँ पे c बच जाएगा। मतलब ये x माइनस सी टाइप का है, mx टाइप का नहीं है, x माइनस सी टाइप का है। तो ना तो ये यानी y बराबर जो 0 है वो ना तो जनरल सोल्यूशन है ना ही कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन है। तो ये जो सोल्यूशन है y बराबर 0 जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, करेगा भी, तो y बराबर 0 आपका है सिंगुलर सोल्यूशन, क्योंकि वो इस ओडी को सेटिस्फाई कर रहा है। पर वो ये जो y बराबर 0 है ये जनरल सोल्यूशन नहीं है और ना ही कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि y बराबर 0 आपका जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन ही नहीं होगा, ठीक। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये सिंगुलर सोल्यूशन कैटेगरी में आ गया। ये किस कैटेगरी में आ गया? ये सिंगुलर सोल्यूशन कैटेगरी में आ गया, ठीक। तो अगले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी, हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन क्या है, ठीक है। मतलब तीनों टाइप का जो सोल्यूशन आज हम लोग देखे हैं, जनरल, पार्टिकुलर, सिंगुलर, इन तीनों सोल्यूशन की हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे विद एग्जांपल, ठीक। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, क्या क्या मेथड लगाएंगे हम उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए, वो सब आगे आने वाले लेक्चर में होगा, ठीक। अभी मैंने आपको अवगत कराया है, अभी मैंने आपको फेमिलियर करवाया है सॉल्यूशन से कि जो ओडी में सॉल्यूशंस होते हैं वो कुछ इन टाइप्स के होते हैं, जनरल, पार्टिकुलर, सिंगुलर। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार और देख ले, ठीक। 1.25 स्पीड में, 1.5x की स्पीड में, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। आप जिसको नहीं समझ में आया, जो 12th में पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक, या जो BSc में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक। पर जिसने कभी ओडी पढ़ी नहीं है तो वो लेक्चर 1 भी देखे, सबसे पहले तो लेक्चर 1 ही देखे, फिर लेक्चर नंबर 2 पे आए। और अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं समझ में आया तो एक बार और ट्राई करो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है और आराम से चीज़ों को विजुअलाइज करवाया है। तो अभी आप लोग ये मत कन्फ्यूज हो गए, जैसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये लिखा हुआ है, ठीक, इसका जो सोल्यूशन है वो ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे आ रहा है वो तो हम बाद में बात करेंगे ना, वो तो टॉपिक नहीं है। थंबनेल में भी आपने यही देखा है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैंने ये कहाँ लिखवाया है कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम सोल्यूशन देख रहे हैं, मतलब अभी हम लोग जनरल सोल्यूशन की बात किए हैं, पार्टिकुलर कैसा होता है, सिंगुलर कैसा होता है। तो जनरल सोल्यूशन वहाँ पे, मतलब जनरल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे एवरेज कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे,
पार्टिकुलर सोल्यूशन जहाँ पे एवरीडे कॉन्स्टेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक। और सिंगुलर सोल्यूशन ना तो जनरल होंगे ना तो पार्टिकुलर होंगे। सिंगुलर सोल्यूशन ना तो जनरल होंगे ना ही पार्टिकुलर होंगे। तो ऐसे सोल्यूशन जो कि जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते हैं वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगे। जैसा कि एक एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस किया था, जो शायद अभी आपको पूरा सही तरीके से समझ में नहीं आया होगा, बट हम लोग अगले लेक्चर में इसको भी समझ लेंगे, ठीक। अगले लेक्चर में जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो समझ लेंगे। तो बेसिकली ऊपर से मैंने आपको अभी सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन जो होगा वो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये मैंने आपको बताया। अब अगले लेक्चर में थोड़ा एग्जांपल लेंगे, फिर उसके आने वाले लेक्चर में हम थोड़े से एक्सरसाइजेस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे और हमको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक। तब मतलब आने वाले जो 3-4 लेक्चर होंगे उसमें आप पूरी तरीके से ट्रैक पे आ जाओगे कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो ऐसे होते हैं, ये आपके जनरल होते हैं, ये आपके पार्टिकुलर होते हैं, ये आपके सिंगुलर होते हैं। तो अब आप पूरी तरीके से फेमिलियर हो जाओगे आने वाले 2-3 लेक्चर में, ठीक। तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स हैं वो आपका बेस बनाएंगे और जो आने वाले 3 लेक्चर होंगे वो आपको ट्रैक पे ले आएंगे और उसके बाद आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे थोड़े से एग्जाम्पल्स, ठीक। क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो ये टेक्स्ट टाइम तो ये लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग अगले लेक्चर में आराम से एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर समझते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो 12th या BSc में पढ़ रहा हो।